कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि भाग 2। इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने इकाई 4 प्रारंभ किया था वैचारिक पृष्ठभूमि, और एक वीडियो एक लेक्चर मैंने आपको दिया था। उसके बाद से कई लोगों ने कहा कि इकाई 3 करा दीजिए सर, तो इकाई 3 पूरा करा दिया गया। हाँ, उसमें जैसे बिंबवाद है वो भी मैंने आपको करा दिया। जो प्रतीक है, प्रतीक की अगर बात करें, कल्पना भी मैंने करा दिया है। तो वहाँ पर प्रतीक से जो भी प्रश्न बनने की संभावना है वो कल जो आपके साप्ताहिक टेस्ट सीरीज होती है आप लोगों की, उसमें उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। तो आप इकाई 3 के टेस्ट सीरीज़ के लिए कल तैयार रहिएगा। रविवार को दोपहर में 1 बजे ऑनलाइन जो मेंबर्स हैं उनको व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। तो इकाई 4 में आपको एक वीडियो एक लेक्चर जो दिया था उसमें मैंने नवजागरण की बात की थी। नवजागरण का उदय कहाँ से हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, ये सारी चर्चा हम लोगों ने की थी। साथ ही साथ भारतीय नवजागरण की भी बात हम लोगों ने की थी। भारत की कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो नवजागरण को आगे बढ़ाईं, या हिंदी साहित्य में नवजागरण की बात करें उसकी बात हम लोगों ने की। साथ ही साथ उस समय के जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग थे उनकी जो संस्थाएँ थीं उनकी बात हम लोगों ने की थी। यानी ब्रह्म समाज की बात हम लोगों ने की, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की भी बात हम लोगों ने की थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण, साथ ही साथ भारतेंदु के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की बात करेंगे। और इसके बाद जो वैचारिक पृष्ठभूमि भाग 3 होगा, उस भाग 3 में हम लोग गांधीवादी दर्शन की बात करेंगे, लोहिया दर्शन की बात करेंगे, अम्बेडकर दर्शन की बात करेंगे। तो इस तरीके से वैचारिक पृष्ठभूमि वाली इकाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि भाग 2। सबसे पहले भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आपको तो पता ही है कि आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को कई भागों में डॉक्टर नगेंद्र ने भी विभाजित किया, बहुत सारे साहित्यकारों ने विभाजित किया। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो उन्होंने पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी युग, छायावादोत्तर जो काल है उसको उन्होंने प्रगतिवाद, नवलेखन काल आदि में विभाजित किया है। लेकिन अगर ये गद्य के विकास की बात की जाए तो उसका वर्गीकरण कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पर जो हमको बात करना है, भारतेंदु युग की बात करना है, पुनर्जागरण काल की बात करना है, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन को हिंदी में नवजागरण काल के रूप में देखा गया। 1857 की क्रांति के बाद ही हिंदी नवजागरण प्रारंभ हुआ। राजा राममोहन राय ने आधुनिकता की नींव रखी। भारतेंदु जी की भाषा में न तो मुंशी सदा सुखलाल की जो भाषा है, भाषा का पंडिताऊपन है, वो भी नहीं मिलेगा। न ही भारतेंदु जी की भाषा में लल्लू लाल की भाषा जैसे ब्रजभाषापन मिलेगा। ना तो सदल मिश्र का जो पूर्वीपन है वो पूर्वीपन भी आपको भारतेंदु की भाषा में नहीं मिलेगा। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक सीमित नहीं था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। वहीं राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। तो भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी ने कहा है कि मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चित होता है कि ब्रज भाषा में कविता करना उत्तम होता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे दो राह है, भारतेंदु जी के दो राह, यानी गद्य और पद दोनों की भाषाएं इनकी अलग हैं। इन्होंने खुद कहा कि मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, लेकिन चित्तानुसार नहीं बनी। इससे निश्चित होता है कि ब्रजभाषा में कविता करना उत्तम होता है। तो इन्होंने जो काव्य लिखे हैं, जो पद लिखे हैं, जो कविताएं लिखी हैं, वो सब ब्रजभाषा में हैं, लेकिन जो गद्य लिखा है इन्होंने वो खड़ी बोली में है। उपयुक्त विचार का खंडन सुमित्रानंदन पंत ने अपनी रचना पल्लव की भूमिका में किया है।
सुमित्रानंद पंत ने कहा कि अभिव्यक्ति को अब ब्रज की छींटदार चोली जो कि फट चुकी है नहीं ढक सकती है, उसे अब क्रांतिकारी के तेवर वाला चोला चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे कथन आपको बताए जाते हैं, लेकिन जब टेस्ट सीरीज होती है उसमें जब कथन दिए जाते हैं तो आप कहते हैं सर ये कथन कहाँ से है, मैंने नहीं पढ़ा है। सारे लेक्चर आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे सारे लेक्चर, पीडीएफ को एक बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सब के सब जितने टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं क्लास में वो चीज़ बताई जाती है, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। भारतेंद्र जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित और समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंद्र जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंद्र जी के योगदान पर लिखा है कि हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंद्र मंडल में और बहुत सारे कवि हुए हैं, बहुत सारे कवि थे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, बालकृष्ण भट्ट हैं, आदि भारतेंद्र मंडल के बहुत प्रमुख कवि हैं। अगर इन कवियों की बात करें, जैसे अगर प्रताप नारायण मिश्र की बात की जाए तो इनके बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि इकाई 2 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। प्रताप नारायण मिश्र गद्य की तुलना में पद्य की रचना प्रताप नारायण मिश्र ने अधिक की है। इनके प्रमुख कविता संग्रह आप तो जानते ही हैं, प्रताप लहरी है, प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, लोकोक्ति शतक है, श्रृंगार विलास है, ये सब इनके कविता संग्रह हैं। कई बार कविता संग्रह भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रताप नारायण मिश्र ने समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता करने में बहुत कुशल थे। कानपुर के रसिक समाज में ये बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियां सुनाया करते थे। लावनी बाजों के बीच में बैठकर ये लावनियां बनाकर भी गाया करते थे। प्रताप नारायण मिश्र देश दशा पर आंसू बहाने के अलावा बुढ़ापा, गोरक्षा आदि विषय की कविता, आदि विषयों को भी कविता के लिए इन्होंने चुना। और ये सब किसकी देन है? भारतेंद्र जी की देन है। भारतेंद्र जी ने अपने समय के जो भी कविताकार हैं, जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं, उनको भिन्न भिन्न विषयों पर गद्य और पद्य में रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया। और स्वयं भारतेंद्र जी ने भी अलग अलग विषयों पर रचनाएं की हैं। प्रताप नारायण मिश्र ऐसी कविताओं में विचार, भाव और व्यंग तीनों सम्मिलित हैं इनकी कविताओं में। इनकी विशेषता यह है कि वास्तव में हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती हैं। और आप देखते हैं इनकी जो कविता हर गंगा, बुढ़ापा, हर गंगा और बुढ़ापा, इनकी जो कविताएं हैं, ये कविताएं बड़ी ही विनोदपूर्ण और बड़ी ही मनोरंजक हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कई गंभीर निबंध भी प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, जैसे आप तो जानते हैं कन्नौज के 3 दिन, नारी, रिश्वत, पंच परमेश्वर आदि गंभीर निबंध भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा कली कौतुक नाटक भी इन्होंने लिखा है, हठी हमीर नाटक भी इन्होंने लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। और इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्र भी निकाला। उसकी प्रस्तावना में प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका की प्रस्तावना में इन्होंने लिखा कि हम में कुछ अवगुण भी हैं तो सुनिए। जन्म हमारा फागुन में हुआ है और होली की पैदाइश प्रसिद्ध है। कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा। ये प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी पत्रिका ब्राह्मण में लिखा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस समय के भारतेंद्र मंडल के जितने भी कवि हैं, उन्होंने हर विषय पर भिन्न भिन्न विषयों पर रचनाएं की हैं, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि भारतेंद्र मंडल के जितने भी कवि थे वो सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। और यही कारण है कि इस समय आप देखेंगे नवजागरण को बढ़ावा मिला। अगर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो आप जानते हैं
इन्होंने आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद आदि पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। इसके माध्यम से इन्होंने समालोचना आरंभ किया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रुचि थी वो नाट्य लेखन में बहुत थी। इसके अलावा इन्होंने लोकगीत भी लिखा है और लोकगीतों में कजली छंद का प्रयोग किया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। कजली इनकी एक तो बहुत प्रमुख एक छंद है कि पूजा करत देर लो बनत वैष्णो भारी, पढ़े रामायण रोवत है पै अति व्यभिचारी। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी कई रचनाएं की हैं। बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने भी कई रचनाएं यानी भिन्न भिन्न विषयों पर रचनाएं की हैं। जिससे अगर इनके विचारात्मक निबंधों की बात करें तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये इनका विचारात्मक निबंध है। वहीं अगर भावात्मक निबंध की बात करें तो इनका चंद्रोदय नामक जो निबंध है वो भावात्मक निबंध है। वहीं कथात्मक निबंध की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का एक कथात्मक निबंध है एक अनोखा स्वप्न। और वर्णात्मक निबंध की बात करें तो प्रेम के बाग के सैलानी बालकृष्ण भट्ट का वर्णात्मक निबंध है। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक अखबार भी चलाया था। नूतन ब्रह्मचारी नाम का उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। तो ये आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट कविताओं के स्थान पर गद्यात्मक लेखन को प्रधानता दी है, किंतु कहीं कहीं इनके गद्य में भी पदात्मकता भी आ गई है। जैसे आप देखेंगे कि इस तरीके से उन्होंने लिखा कि गद्य खुद पद जान पड़ता है कि आज हम इस जून एक ऊन दो के ऊपर सून वाली संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने लिखा है कि गद्य भी कैसा प्रतीत हो रहा है, तो पद्य के जैसा, यानी पदात्मकता भी आ गई है इनके गद्य में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। भारतेंदु काल के अधिकांश लेखक एसएसबी पत्रकार थे। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इस समय के जो भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े थे। हिंदी नवजागरण को शीर्ष पर पहुंचाने में प्रमुख योगदान पत्र पत्रिकाओं का रहा है। कुछ पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं, आप देखें, जैसे बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट का आपने देखा कौन सा है, तो हिंदी प्रदीप। प्रेमघन का आनंद कादम्बिनी। ये आगे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि कहाँ से प्रकाशित होता था, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रकाशन काल के अनुसार सुमेलित करने को आता है और लोग गलत कर देते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था। प्रेमघन का आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होता था। प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था। राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु वृंदावन से प्रकाशित होता था। रामकृष्ण वर्मा का भारत जीवन काशी से प्रकाशित होता था। लालचंद शास्त्री का सदाचार मार्तंड जयपुर से प्रकाशित होता था। सदानंद मिश्र का सार सुधार निधि कोलकाता से प्रकाशित होता था। कीर्ति प्रसाद खत्री का हिंदी दीप्ति प्रकाश कोलकाता से प्रकाशित होता था। लाला श्रीनिवास दास का सदादर्श दिल्ली से प्रकाशित होता था। तोताराम का भारत बंधु अलीगढ़ से। बालेश्वर प्रसाद का काशी पत्रिका काशी से और वक्तावर सिंह का आर्य दर्पण प्रयाग से प्रकाशित होता था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सब रचनाएं हैं, ये सब पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग स्थानों से प्रकाशित होती थीं। इनका बहुत बड़ा योगदान था। भारतेंदु युगीन अगर काव्य प्रवृत्तियों की हम लोग बात करें तो इसमें राष्ट्रीयता की भावना आपको दिखाई देगी, राजभक्ति की भावना आपको दिखाई देगी, समाज की दुर्दशा का भी चित्रण किया गया, श्रृंगारिकता का भी चित्रण किया गया है। अगर राष्ट्रीय भावना की बात करें तो इस समय यानी भारतेंदु युगीन जो काव्य रचना की गई वो अंतर विरोधों का साहित्य भी कहा जाता है। अंतर विरोधों का साहित्य इसलिए आपको बता दें कि भारतेंदु काल की जो कविता है वो अंतर विरोधी मूल्यों की कविता है और यह अंतर विरोध समाज की संरचना के भीतर से आया है। उस समय अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के तो विरोधी मूल्यों का मिलन हो रहा था जिसने तनाव की स्थिति पैदा कर दी और यह तनाव
कविता में भी कई स्तर पर व्यक्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राजविरोध, या राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, या भक्ति श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्याएं, या ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली। तो आप देखेंगे कि अंतर्विरोधों का साहित्य भी भारतेंदुयुगीन साहित्य को कहा जा सकता है। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति की अगर बात करें तो भारतेंदु युग के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे, और इसका कोई विशेष कारण नहीं था। इसका सिर्फ साधारण सा कारण यह था कि प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके, जबकि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे उनकी अपनी सदिच्छा थी, न कि भारतीयों के लिए करना चाहते थे सुधार। उनकी अपनी इच्छा थी और अपने काम के लिए उन्होंने किया। इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए इस युग में जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, वहीं राष्ट्र प्रेम भी मिलता है। और आप तो जानते ही हैं, भारतेंदु जी ने कहा भी है कि अंग्रेज राज सुख साग सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। तो समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थितियों से उबरने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं। भारतेंदु जी ने साफ साफ लिखा है, रो सब मिलके आओ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो दुर्दशा है, उस समाज के दुर्दशा पर भी लिखा गया है। केवल भारतेंदु जी ने ही नहीं लिखा है, बल्कि राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तर भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारहमासा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावन, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं हैं। अगर समाज की दुर्दशा की बात करें तो रीतकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आज चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे जो समाज हो, जितने भी थे सभी ने सामाजिक आंदोलन चलाया, और इन्हीं सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी विवाह, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं भी इस युग में लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों की अगर बात करें तो इसको नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, इसको भी काव्य का विषय बनाया गया। और सामाजिक कुरीतियाँ हैं, छल कपट है, पाखंड का खंडन है, इनमें से कई कवियों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया। भारतेंदु जी ने तो और अधिक इसमें योगदान दिया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले साहबों पर उन्होंने व्यंग किया है कि चूसों चुरूट लाख पर लागत, पान बिना मुहसून, अक्षर चार पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। तो इस तरीके से उन्होंने व्यंग किया। प्रताप नारायण मिश्र ने विधवा विवाह जो होता था, उस विधवा विवाह के दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत बाल विधवन की। भारत की जो दयनीय दशा थी, दयनीय स्थिति थी, भारत की जो दुर्दशा थी, उस पर राधाचरण गोस्वामी ने भी लिखा है कि मैं हाय हाय दय धाय पुकारों रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। तो भारत की दुर्दशा का चित्रण आप देखेंगे कि हर जगह लगभग किया गया है। इस युग का काव्य जन जीवन से जुड़ा है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि जरूर गई है, और इन कवियों ने समाज में जो फैली विकृतियां थीं उन पर चोट किया है, जिससे नई चेतना पैदा हुई। अब अगर श्रृंगारिकता की बात करें तो इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद
रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तत्काल समाप्त नहीं हो जाती है, उसका प्रभाव थोड़ा कहीं ना कहीं जरूर रहता है। अतः कहीं कहीं शुद्ध श्रृंगार के दर्शन भारतेंदु युग की कविता में भी होते हैं। जैसे आप पंक्तियां सुने कि पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कहीं कहीं पर तो श्रृंगार भक्ति के साथ भी जुड़कर आया है। यानी भारतेंदु युग में हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर श्रृंगार और भक्ति का समन्वय भी देखने को मिलता है। जय जय हरि राधा रस केली, तरन तरूजा तट इकंत, पै बाह बाह पै मेली। तो यहाँ पर आप देखते हैं भक्ति और श्रृंगार का समन्वय भी आपको दिखाई पड़ता है। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति भी की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्सिक वर्णन और नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है। साथ ही साथ कृष्ण को नायक मानकर और राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का भी चित्रण किया है। भारतेंदु जी की रचना जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, प्रेम माधुरी है, प्रेम फुलवारी है, इसमें भी श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति आपको दिखाई देगी। इस समय के कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह की एक रचना है प्रेम संपत्ति ललिता। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति ललिता। इसमें ठाकुर जगमोहन सिंह ने नायिका के विरह का निरूपण बहुत अच्छी तरीके से किया है। अब यो उर आवत हैं सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियाँ, मन की कर भांत अनेकन ओ, मिल कीजिए री रस की बतियाँ। तो इस तरीके से प्रेम संपत्ति ललिता में ठाकुर जगमोहन सिंह ने नायिका के विरह का निरूपण किया है। तो यहाँ भी आपको श्रृंगारिकता दिखाई पड़ती है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास ने भी श्रृंगारिकता पर कुछ ही पद लिखे हैं, लेकिन वो नाम मात्र के हैं। तो नाम मात्र के हैं इसलिए इसको कहा जा सकता है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया है। तो यहाँ पर आपने देखा श्रृंगारिकता के बारे में भी हम लोगों ने बात की। भक्ति भावना पर भी लिखा गया है। इस युग में अगर एक आप लिखना चाहें तो इसी में एक जोड़ सकते हैं, भक्ति भावना। भक्ति भावना भी आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ भक्ति के निर्गुण व सगुण दोनों रूप उपलब्ध हैं भारतेंदु युग में। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो गया है। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां हैं जिससे ये साफ स्पष्ट होता है कि ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना है। हम आरत भारत वासिन पर अब दीन दयाल दया करिए। वहीं राधा कृष्ण दास की पंक्तियां उससे भी ये स्पष्ट होता है कि स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति है। प्रभु हो पुण्य भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुण्य दुख दरिद्र हरिए। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि भारतेंदु युग अगर आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ है जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। हिंदी नवजागरण को जो आधार भारतेंदु युग में मिला उसे मजबूती और प्रखरता द्विवेदी जी ने ही प्रदान की। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। इन्होंने काव्य भाषा में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली अपनाने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो। जबकि इससे पहले आप देख रहे थे कि भारतेंदु युग में गद्य और पद्य की भाषाएं अलग अलग थीं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य की भाषा एक करने के लिए ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का इन्होंने सुझाव दिया। द्विवेदी जी ने जो लिखा निबंध कवि कर्तव्य, इसे ध्यान रखना, कवि कर्तव्य निबंध किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है। तो द्विवेदी जी ने जो कवि कर्तव्य निबंध लिखा, यह निबंध लिखकर उन्होंने कवियों को भाषा शैली, छंद योजना, विषय वस्तु संबंधी अनेक
निर्देश दिए। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि द्विवेदी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। वहीं प्रेमचंद जी ने कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। किसके? द्विवेदी जी के, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में प्रेमचंद जी ने कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। हिंदी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। और आप देख रहे हैं कि इस समय यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही समय हिंदी नवजागरण और आगे की ओर बढ़ा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका के उद्धरण देकर इस बात को पुष्ट किया है कि सरस्वती पत्रिका का योगदान नवजागरण में बहुत अधिक रहा है। इस समय के बहुत सारे कवियों ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया, जैसे मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि ने। यही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रजभाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एक शैली प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी ने और सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषय पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, श्रीधर पाठक हैं, नाथुराम शर्मा शंकर हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं। ये लोग पहले ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, लेकिन द्विवेदी जी से और सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर पुरानी जो परिपाटी थी, पुरानी जो इनके उपादान थे, उन सबको छोड़कर और इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। भाषा की अगर बात करें तो द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। अब परंपरागत छंदों के साथ साथ संस्कृत के वर्णवृत्तों का भी प्रयोग कविगण प्रचुरता से करने लगे हैं। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। जैसे आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देते हुए साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को इस प्रकार व्यक्त किया कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। तो इतना ही नहीं है, मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे जयद्रथ वध है, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है, विष्णु भारत, ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। साथ ही साथ रंग में भंग, सिद्धराज, पद्य प्रबंध, वैतालिक, किसान, कई रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। इन्होंने नाटक भी लिखा है, लीलोत्तमा है, चंद्रहास है, अनघ है, ये सारे नाटक भी लिखे हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आप मैथिली शरण गुप्त का नाम लिया जाता है। साथ ही साथ नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, इनका भी नाम राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में लिया जाता है। द्विवेदी जी ने अनेक विधाओं की रचना की। द्विवेदी जी ने अनेक विधाओं की रचना की। जैसे आप जानते हैं कि जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात किया भारतेंद्र जी ने कि अनेक विधाओं की उन्होंने रचना की, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि द्विवेदी जी ने भी अनेक विधाओं की रचना की। वह स्वाधीनता प्राप्त करने के सभी साधनों को गति देना चाहते थे। द्विवेदी जी को नवजागरण का अग्रदूत मानने के पीछे कई कारण थे। वह हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हिंदी उर्दू एकता के भी पक्षधर थे। द्विवेदी जी राजभाषा के भी प्रबल पक्षधर थे। द्विवेदी जी के समय जो काव्य लिखे गए
अगर उन काव्य प्रवृत्तियों की ओर हम ध्यान दें तो इससे हमको पता चलता है कि इस समय साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया, समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, राष्ट्रीयता की नवीन धारणा भी आई और विषयों का वैविध्य तो था ही, आधुनिकता बोध पर भी कविताएं लिखी गईं। विषयों की वैविधता की अगर बात करें तो द्विवेदी जी ने कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो इस तरीके से विषयों का वैविध्य दिखाई पड़ता है। अगर राष्ट्रीयता की नवीन धारणा की बात की जाए तो जहां भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता का स्वरूप तय नहीं था, वहीं द्विवेदी युग में यह स्वरूप तय हो गया था, अर्थात राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई। भारत भारती इसका प्रमाणिक दस्तावेज भी है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, नाथुराम शर्मा शंकर ने कहा है। वहीं साहित्य के उद्देश्य पर भी बल दिया गया। इस युग में पहली बार साहित्य उद्देश्य पर बल दिया गया है। द्विवेदी युग में कविता के स्तर पर पहली बार यह तय हुआ कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त ने तो पंक्तियों के माध्यम से भी बताया कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। समाज में नए प्रतिमानों की भी स्थापना की गई। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने भविष्यत खंड के उद्बोधन में कहा है कि प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। तो समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना की गई। जहाँ जैसी अवस्था हो, जहाँ जैसी व्यवस्था हो, वहाँ वैसे विचार होने चाहिए। प्राचीन बातें ही भली, ये विचार अलीक है, लेकिन जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने भविष्यत खंड के उद्बोधन में ये पंक्तियाँ कही हैं। साथ ही साथ द्विवेदी युग में आधुनिकता बोध पर भी कविताएं लिखी गईं। आधुनिकता बोध को भी बढ़ावा दिया गया। पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रिय प्रवास में कृष्ण ब्रह्म नहीं और ना ही राधा वियोगिनी है, बल्कि कृष्ण महापुरुष और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती हैं। तो यहाँ पर आधुनिकता बोध को भी बढ़ावा दिया गया। ये आधुनिक नवजागरण से प्रेरित कवि हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं और नारी की स्थिति पर द्रवित भी होते हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि द्विवेदी युग में किस तरीके से नवजागरण को बढ़ावा मिला, हिंदी को बढ़ावा मिला। मैथिलीशरण गुप्त ने जो रचनाएं की, उन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया, उन्होंने समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना पर बल दिया और द्विवेदी जी ने इसे बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। और ये द्विवेदी जी ने यहाँ पर आपने देखा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इसे बहुत आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से आपने देखा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, साथ ही साथ भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण देखा। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे मनोविश्लेषणवादी वैचारिक पृष्ठभूमि या अस्तित्ववाद की बात करेंगे, प्रगतिवाद की बात करेंगे, मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि बात करेंगे, या चाहे हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन की बात करें, लोहिया दर्शन, गांधी दर्शन, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। तो अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग किसी एक टॉपिक को उठाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ लें। गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन, अंबेडकर दर्शन, इन तीनों लोगों के दर्शन को पढ़ लीजिएगा ताकि जब आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन और अंबेडकर दर्शन तीनों पढ़ लीजिएगा। परसों यानी मंडे को, कल तो आप लोगों की टेस्ट सीरीज है, परसों मंडे को आपको लेक्चर मिलेगा लोहिया दर्शन, गांधी दर्शन और अंबेडकर दर्शन पर। तो आप लोग कल टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। बाकी प्रथम प्रश्न पत्र का भी आज वीडियो आपको मिलेगा। भी मेहनत करिए, आप लोग आगे बढ़िए। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप लोग ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़, अगर आप नए हैं
जो लोग नए हैं वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान दें। 10 अगस्त यानी परसों से, आज 8 अगस्त है, 10 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर उसमें आप पेड बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या फ़ीस होगी, क्या चीज़ें बताई जाएंगी, क्या क्या मैटर आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऊपर लिखा हुआ है।